हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। ध्यान दीजिएगा, हमारा कल तक लेक्चर 1.3 तक हो गया था। आज हमारा कौन सा लेक्चर है? 1.4 है। हम बात कर रहे थे कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी जनरेटर, डीसी जनरेटर की संरचना। डीसी जनरेटर की संरचना में हमने आपको साफ साफ बताया था कि इसका निर्माण दो चीजों से मिलकर होता है या दो मुख्य भागों से होता है। पहला था आपका क्या? स्टेटर या फील्ड सिस्टम, या उसी को बोला जाता था मैग्नेटिक सिस्टम बोला जाता था। दूसरा जो था आपका वो कंडक्टर था, यानी आर्मेचर था आपका। इन दो भागों से मिलकर के बना हुआ था। कल का हमने साड़ी भी दिखा दिया था उनका कि उनके अंदर कौन कौन से पार्ट आते हैं। चलिए हम एक एक पार्ट के बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला क्या था? डीसी मशीन लिख सकते हैं, या डीसी जनरेटर या डीसी मोटर। हमने आपको सीधा सीधा कल ही बता दिया था। इसके कितने पार्ट थे भाई? दो। पहला क्या था? इसको स्टेटर बोला जाता है, या इसी को बोलते हैं आपका फील्ड सिस्टम, या इसी को बोला जाता था क्या? मैग्नेटिक सिस्टम। इन्हीं नामों से जानते थे हम इसको। और दूसरा क्या था आपका? रोटर या आर्मेचर, रोटर या आर्मेचर। आप जब भी अपने एग्जाम में लिखेंगे तो किस वर्ड का यूज करेंगे? जब आप थ्योरी लिखेंगे, अगर एग्जाम में पूछ दिया कि डीसी मशीन का कंस्ट्रक्शन, तो आप इसको नहीं लिखेंगे, ना ही आप, हाँ, इन दोनों में से किसी एक को लिख सकते हैं। और इसमें इसको नहीं लिखेंगे, आप इसको लिखेंगे। क्लियर? तो अब हम बात करते हैं कि स्टेटर क्या होता है। स्टेटर का मतलब होता है स्थाता। स्थाता का मतलब स्थिर भाग। तो यह मशीन का वह भाग होता है जो पूरी तरह से क्या होता है? स्थिर होता है। उसको हम लोग बोलते हैं आपका स्थाता या स्टेटर बोला जाता है। अब दूसरा चीज है आपका फील्ड सिस्टम या मैग्नेटिक फील्ड। क्यों बोला जाता है इसको? क्योंकि यही आपका जो है वो मैग्नेट का निर्माण कराता है। इसी के साथ आपका मैग्नेट लगा हुआ होता है, इसीलिए इसको आपका मैग्नेटिक सिस्टम बोला जाता है। या इसको फील्ड सिस्टम क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके ऊपर फील्ड वाइंडिंग की जाती है हम इसको मैग्नेट बनाने के लिए, इसलिए इसको फील्ड सिस्टम कहा जाता है। तो हमने आपको बता दिया कि स्थाता या स्टेटर क्यों कहते हैं? क्योंकि यह मशीन का ऐसा पार्ट होता है जो स्थिर होता है। जैसे इसके अंदर आने वाले पार्ट आपके जो थे उसका हम फिगर बनाते हैं। यह हमारा क्या था? इसको बोला जाता है योक। हम आपको फिगर देंगे, बीच बीच में आपका फिगर आता रहेगा, उस फिगर को देखते रहिएगा। यह होता है आपका योक, इस तरह से। ये आपका क्या है? योक। और इसके साथ ही क्या लगा होता है? इस तरह से फाउंडेशन पर स्थापित करने के लिए फाउंडेशन लेग होते हैं इसके। तो इस तरह से क्या करते हैं इसको, ये जो हमारा फाउंडेशन बनाया जाता है, जो ग्राउंड लेवल से कुछ ऊपर 0.5 मीटर की ऊंचाई पर फाउंडेशन जो बनता है, उसकी ऊंचाई ग्राउंड लेवल से कितना होती है? 0.5 मीटर होती है। उस ग्राउंड लेवल पर इसको स्थापित करते हैं इस मोटर को, और नट बोल्ट से क्या करते हैं? कस देते हैं इसको इस तरह से। तो ये हमारा क्या हो गया? ग्राउंड के साथ कनेक्ट हो गया, क्योंकि ये ग्राउंड पे फाउंडेशन है, ग्राउंड लेवल पे फाउंडेशन है आपका। जब ग्राउंड लेवल पे फाउंडेशन है आपका, तो ग्राउंड लेवल के फाउंडेशन से ऊपर 0.5 मीटर की ऊंचाई पर फाउंडेशन बनाया गया है। उसके ऊपर क्या है भाई? ये हमारा स्टेटर रखा गया है। अब ये स्टेटर का पूरा भाग है, ये इतना। तो अब देख रहे हैं ये नट बोल्ट से कस दिया गया, और ये जो है आपका, ये मोटाई है। कौन सी मोटाई है? ये बाहर का भाग है, ये अंदर का भाग है। ये तो ये कुछ ना कुछ इसकी मोटाई होगी। तो वही चीज है, ये बाहर का भाग है, ये अंदर का भाग है, इसकी कुछ ना कुछ ये क्या है? मोटाई है। ये पूरा एक ही है। जो इसका परत हो गया, ये सर्कुलर जो हो गया, तो सर्कुलर का अंदरूनी भाग बाहरी भाग है आपका, और ये बीच की हल्की सी मोटाई है। क्लियर? तो हमारा यही पार्ट क्या है? आपका स्टेटर है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? स्थिर भाग बोलते हैं, क्योंकि यह क्या है? ग्राउंड लेवल के साथ आपका स्थिर। दूसरा क्या था? फील्ड सिस्टम। फील्ड सिस्टम क्यों बोला गया? क्योंकि इसमें जो चुंबक होता है, दो प्रकार से आपकी मशीनें बनाई जाती है। एक परमानेंट मैग्नेट की मशीनें बनाई जाती हैं, और दूसरा जो मशीन बनाई जाती है वह आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेट की बनाई जाती है। जब परमानेंट मैग्नेट की बनाई जाती है तो उसमें कोई बाइंडिंग की आवश्यकता नहीं होती। जब इलेक्ट्रोमैग्नेट का बनाते हैं तो वहां बाइंडिंग की आवश्यकता होती है, और उस बाइंडिंग को बोला जाता है फील्ड बाइंडिंग। तो इसके अंदर आपका वह आपका स्टेटर के ऊपर फील्ड वाइंडिंग स्थित होता है, इसलिए क्या है? इसको बोला जाता है आपका फील्ड सिस्टम। अगला क्या होता है? मैग्नेटिक सिस्टम। मैग्नेटिक सिस्टम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें मैग्नेट लगा हुआ है। मैग्नेट की प्रॉपर्टी होती है स्टेटर के भागों में।
जिसकी वजह से इसको क्या बोला जाता है, मैग्नेटिक सिस्टम कहा जाता है। क्लियर? हाँ, अब हम आगे चलते हैं। पहला हमारा क्या होता है, योग। योग हो गया। योग का मतलब क्या होता है, ढांचा, बाहरी ढांचा। ये क्या है आपका भाई, बाहरी ढांचा है ये योग। ये किसका बनाया जाता है आपका, तो ये जो होता है छोटी मशीनों के लिए आपका ढलवा लोहे का बनाया जाता है। छोटी मशीनें जो भी होती हैं उनके लिए कास्ट आयरन का प्रयोग किया जाता है, लेकिन जब बड़ी मशीनों की बात आती है तो फैब्रिकेटेड स्टील का बनाया जाता है। इसको इस्पात के गढ़े हुए ढांचे का बनाया जाता है। तो यह आपका छोटी मशीनों के लिए जो यह आपका ढांचा है वह कास्ट आयरन की डिजाइन किया जाता है, और अगर वही बड़ी मशीन है तो बड़ी मशीन के लिए फैब्रिकेटेड स्टील का प्रयोग किया जाता है, यानी इस्पात के गढ़े हुए ढांचे का प्रयोग किया जाता है। और अगर यह आपका मीडियम के लिए आपका इस्पात के गढ़े हुए ढांचा, अगर और हैवी मशीन बनाई जा रही है डीसी मशीन, तो उसमें रोल्ड स्टील का भी यूज किया जाता है। रोल्ड स्टील का मतलब हो गया कि पतली पतली चादरों की स्टील होगी, जिसको क्या किया जाएगा, गुहानुमा बना करके ढांचा उसका तैयार किया जाता है। तो ये होता है, तो ये हमारा क्या होता है, ढांचा होता है। अब इस ढांचे की वर्किंग क्या होती है, इस ढांचे का कार्य क्या होता है वो भी जान लीजिएगा, क्योंकि कार्य जानना भी इसका बहुत जरूरी है। जान गए किस मटेरियल का बना है, तो कार्य भी जान लीजिए। जैसे अगर कोई भी चीज आपका इसके ऊपर गिर जाए, जैसे हम हथौड़े से इसके ऊपर पीट दें, तो इसके अंदर जो भी कंपोनेंट अभी नहीं लगे हुए हैं, जो बाद में अभी लगेंगे, क्या उनके ऊपर प्रभाव पड़ पाएगा? अंदर तो हमारा ढांचा है, जैसे ये हमारी बॉडी है, बॉडी के अंदर क्या होता है भाई, इसके अंदर बहुत सारी नसें हैं, है ना? लेकिन अगर किसी भी आपका चीजों से उस पर टकराव होता है हमारी बॉडी पर, तो ये हमारी त्वचा जो है उसकी क्या करती है, रक्षा करती है। करती है, किसकी रक्षा करती है? नसों की रक्षा करती है। जो हमारी कोशिकाएं हैं उसकी रक्षा करती है। नहीं तो अगर वह आपका टूट गई तो क्या हो जाएगा भाई, पूरा पूरा जो हमारा रुधिर संचरण है वह रुक जाएगा आपका कहीं ना कहीं से। तो उसी तरह आपका ये जो पूरा पूरा इसके अंदर बाइंडिंग की जाएगी तारों की, अगर ये ढांचा नहीं रहेगा तो किसी भी आघात के पड़ने पर, यानी किसी भी चोट के लगने पर वो बाइंडिंग क्या हो सकती है, छिल सकती है, कट सकती है, होगा। तो ये ढांचा क्या कर रहा है, उस बाहरी आवरण से आपके मशीन की सुरक्षा कर रहा है। तो ये तो हो गया कि मशीनों की बाहरी आवरण से क्या करता है, सुरक्षा करता है। और क्या करता है आपका, इसका दूसरा कार्य होता है फ्लक्स को फैलाने का। हम अभी बताएंगे आपको कि कैसे ढांचे में फ्लक्स फैलता है। तो हमारा जो योग होता है उस योग का कार्य होता है फ्लक्स को पूरे परिपथ में फैलाने का कार्य होता है। तो ये हमारा होता है क्या भाई, योग का कार्य होता है। और क्या कार्य होता है, योग अपने ऊपर या अपने अंदर पोल कोर को स्थापित रखता है। योग अपने अंदर पोल कोर, पोल शू को स्थापित रखता है। अभी हम दिखाएंगे कि कैसे स्थापित रखता है। तो चलिए, हमने आपको 3 वर्किंग बताई। पहली वर्किंग बता दी कि बाह्य आघातों से सुरक्षा करना। दूसरी वर्किंग बताई आपको कि पोल कोर को थामे रखना। तीसरी हमने बता दी कि फ्लक्स को पथ प्रदान करना। पथ कैसा प्रदान करता है, अक्सर ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामों में पूछा जाता है कि जो ढांचा होता है, ढांचे से जो आपका पथ प्राप्त होता है वो किस तरह का पथ होता है, क्यों इसको कास्ट आयरन का ही बनाया जाता है, क्यों इसको रोल्ड स्टील का ही बनाया जाता है, क्यों इसको फैब्रिकेटेड स्टील का ही बनाया जाता है, वजह क्या होती है। और भी तो मटेरियल का बना सकते हैं, लेकिन इसको बनाने की वजह क्या होती है वो भी आप जान लीजिएगा, ताकि यह आपको लो रिलक्टेंस पथ प्रदान कर सके। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार ये पूछा गया क्वेश्चन है आपका कि जो ढांचे बनाए जाते हैं वह आपके रोल्ड स्टील के क्यों बनाए जाते हैं या फैब्रिकेटेड स्टील के क्यों बनाए जाते हैं, तो उसका सीधा आंसर है लो रिलक्टेंस। लो रिलक्टेंस जानते हैं? अगर रिलक्टेंस नहीं जानते हैं तो हम आज आपको रिलक्टेंस बता देते हैं कि रिलक्टेंस क्या होता है। बेसिक नहीं पढ़े भाई, लेकिन मैं आपका बेसिक क्लियर कराऊंगा। रिलक्टेंस क्या होता है, आपने रेजिस्टेंस पढ़ा। रेजिस्टेंस कहां कार्य करता है, जब किसी परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उस धारा के मार्ग में जो रुकावट डालता है वही होता है रेजिस्टेंस होता है। तो ये विद्युत धारा के मार्ग में यानी करंट के मार्ग में रुकावट डाल रहा है कौन, हमारा रेजिस्टेंस। तो उसी तरह से मैग्नेटिक सर्किट, ये इलेक्ट्रिक सर्किट में होता है। ऐसा कहां होता है भाई, ऐसा होता है इलेक्ट्रिक सर्किट में। ऐसा
इलेक्ट्रिक सर्किट में होता है। लेकिन जब यही मैग्नेटिक सर्किट होगा तो मैग्नेटिक सर्किट में क्या होता है, तो मैग्नेटिक सर्किट में फ्लक्स फ्लो करता है। ये हमारा मैग्नेटिक सर्किट में फ्लक्स फ्लो करता है और उस फ्लक्स पर जो रुकावट डालता है या उस फ्लक्स में अवरोध जो उत्पन्न करता है वही क्या होता है, हमारा रिलक्टेंस होता है। वही हमारा रिलक्टेंस होता है। और ये किसमें पाया जाता है, तो ये जो पाया जाता है आपका वो मैग्नेटिक सर्किट में पाया जाता है। मैग्नेटिक सर्किट में पाया जाता है आपका रिलक्टेंस। फ्लक्स के प्रवाह में अवरोध उत्पन्न करने का जो गुण होता है आपका पदार्थ का वही रिलक्टेंस कहलाता है। और रिलक्टेंस मैग्नेटिक सर्किट में प्राप्त होता है। तो मैग्नेटिक सर्किट ही यहाँ पर बन रही है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ही बन रहा है आपका। तो इसीलिए लो रिलक्टेंस, लो का मतलब कम, यानी कम बाधा डालेगा फ्लक्स के मार्ग में, इसलिए कम बाधा डाले, इसलिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, माइल्ड स्टील का, कास्ट आयरन का उसको बोलते हैं, या फिर हम बोलते हैं कि इसका आपका फैब्रिकेटेड स्टील का बना होता है। आगे चले तो अगला क्या आता है इसमें भाई, आपका पोल कोर आता है। पोल कोर, पोल कोर किसका बनाया जाता है, पोल कोर जो बनाया जाता है वो उच्च सिलिकॉन इस्पात का बनाया जाता है। सिलिकॉन इस्पात का क्यों बनाया जाता है इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो पहले चलिए हम दिखाते हैं पोल कोर लगा कहां होता है। ये हमारा योक हो गया, योक के ऊपर ही ये हमारा क्या होता है, पोल कोर होता है। योक पर ही हमारा क्या स्थापित होता है, पोल कोर होता है। और पोल जब भी होगा वह सम संख्याओं के रूप में होता है। सम संख्या का मतलब समझते हैं ना आप सभी लोग, हाँ, इवन नंबर का मतलब क्या होता है वो भी जान लीजिएगा कि ये जो भी पोल होंगे वह आपका 2, 4, 6, 8 इस कंडीशन होंगे। 2 पोल की मशीन, 4 पोल की मशीन, 6 पोल की मशीन, 8 पोल की मशीन, ये होगा। तो ये आपका 2 पोल की मशीन, 4 पोल की मशीन, 6 पोल की मशीन, 8 पोल की मशीन है इस तरह से। तो ये फिलहाल अभी हमने 2 पोल का दिखाया। अब ये पोल कोर लगाएंगे तो क्या ऐसे ही रहेगा, नहीं, ये नट बोल्ट के द्वारा क्या होता है आपका, कसा जाता है इसको। नट बोल्ट के द्वारा इसको योक के ऊपर कसा जाता है इस तरह से। तो ये हमारा क्या होता है, पोल कोर होता है। अब वो पोल जो होता है वो 2 तरह से बनाया जा सकता है, या तो स्थायी चुंबक का या अस्थायी चुंबक का। छोटी मशीन होगी तो छोटी मशीन में स्थायी चुंबक का प्रयोग करते हैं। अगर बड़ी मशीन है तो बड़ी मशीनों के लिए आपका किसका प्रयोग करते हैं, तो बड़ी मशीनों के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेट का हम यूज करते हैं। ये चीज याद रखिएगा आप लोग। तो ये अगर छोटी मशीन का होगा तो ये पोल जो होगा कौन सा होगा भाई, यह पोल जो होगा वह आपका स्थायी चुंबक वाला होगा। बड़ी मशीन होगी तो यही पोल इलेक्ट्रोमैग्नेट होगा। और इलेक्ट्रोमैग्नेट की प्रॉपर्टी क्या होगी वो हम बताएंगे आपको। तो ये हमारा पोल कोर हो गया। पोल कोर क्या देता है भाई, फ्लक्स प्रदान करता है। पोल है, पोल का मतलब ध्रुव हो गया। 2 ध्रुव आप पढ़े भी होंगे कि जब भी किसी मैग्नेट को काटते हैं तो हमेशा 2 ध्रुवों की संरचना होती है। तो 2 ध्रुव, एक N और दूसरा S। तो ये क्या है हमारा N है, दूसरा क्या है S है। और ये किस मटेरियल का बनाया जाता है, तो हमने बताया सिलिकॉन इस्पात का बनाया जाता है। सिलिकॉन इस्पात में 2 तरह के सिलिकॉन आते हैं। एक आता है निम्न सिलिकॉन, लो सिलिकॉन इस्पात, या एक आता है उच्च सिलिकॉन इस्पात। और मेरे भाई एक चीज ध्यान देना, ये निम्न सिलिकॉन इस्पात उच्च सिलिकॉन इस्पात के क्यों बनाए जाते हैं, वजह क्या है कि इनको हम निम्न सिलिकॉन इस्पात या उच्च सिलिकॉन इस्पात का बनाते हैं। किसी भी मटेरियल आप पढ़े होंगे कि जहां पर मैग्नेटिक सर्किट होती है उस मैग्नेटिक सर्किट के अंदर आपके 2 तरह के लॉसेस उत्पन्न होते हैं। पहला होता है हिस्टेरेसिस लॉस, दूसरा होता है एडी करंट लॉस। तो ये लॉसेस होते हैं मैग्नेट के अंदर, जो भी हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट में आपका 2 तरह के कंसेप्ट पाए जाते हैं। पहला होता है आपका लॉसेस के कंसेप्ट, पहला होता है हिस्टेरेसिस लॉस, हिस्टेरेसिस लॉस। दूसरा होता है आपका एडी करंट लॉस, एडी करंट लॉस। हमने कहा था जिन बच्चों का बेसिक क्लियर नहीं होगा उनका हम बेसिक यहीं क्लियर करते हुए चलेंगे, बोले था, और क्लियर भी करेंगे। ये सब बेसिक का आ रहा है,
बेसिक जो बच्चा नहीं पढ़ा उसका तो जान लो फाइनल ईयर सेकेंड ईयर वैसे ही चला जाएगा। बेसिक सबसे ज्यादा जरूरी था, जिसमें आप सभी लोग प्रमोट हो चुके हैं, लेकिन बार बार प्रमोट नहीं होंगे, ये भी याद रखिएगा आप लोग। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट आपके दो प्रकार के इनके अंदर इफेक्ट पाए जाते हैं लॉसेस के। पहला होता है हिस्टेरिसिस लॉस और दूसरा होता है एडी करंट लॉस। हिस्टेरिसिस लॉस होता क्या है या एडी करंट लॉस क्या होता है? तो फिलहाल हम आपको बताते हैं कि हिस्टेरिसिस लॉस को रिड्यूस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं। तो हिस्टेरिसिस लॉस को रिड्यूस करने के लिए हम लोग इसे सिलिकॉन इस्पात का बनाते हैं। सिलिकॉन इस्पात में दो तरह के सिलिकॉन इस्पात आते हैं, क्योंकि हम जितने भी मटेरियल ले लें उसमें आपका एक फार्मूला होता है हिस्टेरिसिस लॉस के लिए। अभी हम विस्तृत चर्चा करेंगे कल वाले टॉपिक में, 1.5 लेक्चर में इसके बारे में हम आपको अच्छे से बताएंगे। तो हिस्टेरिसिस लॉस में आपका फार्मूला होता है WH = नीटा B max 1.6 F × V, ये होता है। इसमें आपका सबसे जो कम मात्रा होती है, जो हमारा ये नियतांक होता है, इस नियतांक की वैल्यू जो सबसे कम होता है, क्योंकि नियतांक की वैल्यू कम होगी तो हिस्टेरिसिस लॉस क्या होगा हमारा, कम होगा। अगर इस नियतांक की वैल्यू कम है तो हिस्टेरिसिस लॉस भी हमारा कम होगा। इस नियतांक की वैल्यू सबसे कम जो होती है वह सिलिकॉन इस्पात के लिए ही होती है, 161 J/m³ होता है आपका। तो ये सबसे कम सिलिकॉन इस्पात के लिए होता है, ये चीज याद रखिएगा आप लोग। और यही वजह है कि हम लोग हिस्टेरिसिस लॉस को कम करने के लिए सिलिकॉन इस्पात वाले का ही प्रयोग करते हैं यहाँ पर, जिससे हमारा क्या हो, हिस्टेरिसिस लॉस कम से कम हो। और हिस्टेरिसिस लॉस में हमने कहा कि दो प्रकार के आपके सिलिकॉन इस्पात आते हैं, एक लो सिलिकॉन इस्पात, एक हाई सिलिकॉन इस्पात। जब सिलिकॉन की मात्रा आयरन मटेरियल में या इस्पात में 3% मिलाई जाती है तो उससे बोला जाता है लो सिलिकॉन इस्पात। 3 से 4% अगर सिलिकॉन की मात्रा मिलाई जा रही है तो उसको बोला जाता है लो सिलिकॉन इस्पात। अगर यही मात्रा 5 से 6% मिलाई जाती है तो इसको बोला जाता है उच्च सिलिकॉन इस्पात। क्लियर? निम्न सिलिकॉन इस्पात जो होता है, जब आपका 3 से 4% सिलिकॉन की मात्रा इस्पात के अंदर मिलाई जाती है तो उसे बोला जाता है निम्न सिलिकॉन इस्पात। और जब इसी इस्पात के अंदर सिलिकॉन की मात्रा कितना मिलाई जाती है भाई, सिलिकॉन की मात्रा 5 से 6% मिलाई जाती है तो उसे बोला जाता है उच्च सिलिकॉन इस्पात। तो हम हिस्टेरिसिस लॉस को ही रिड्यूस करने के लिए किसका यूज करते हैं, सिलिकॉन इस्पात का यूज करते हैं। ये चीज आप अपने दिमाग में बैठा। दूसरा आता है एडी करंट लॉस। एडी मतलब भंवर धारा हानि। भंवर धारा हानि को दूर करने के लिए क्या करते हैं, तो भंवर धारा हानि को दूर करने के लिए हम ब्लेड को लेमिनेटेड करते हैं, उसको पतली पतली पत्तियों में काट देते हैं। जैसे अगर यही आपकी एक मोटी सी संरचना हो, जैसे ये एक मोटा सा कोर हो, तो इस मोटे से कोर को क्या किया जाता है, बहुत ही पतले पतले भागों में क्या करते हैं, आपका काट देते हैं। और बहुत ही पतले पतले भागों में काट करके क्या करते हैं, एक पत्ती से दूसरे पत्ती के बीच में परत चढ़ा देते हैं, लेमिनेशन वाली परत चढ़ा देते हैं, जिससे एक पत्ती दूसरी पत्ती से अलग हो जाए। तो उसको हम बोलते हैं आपका भंवर धारा हानि को रिड्यूस करना। और भंवर धारा हानि के लिए फार्मूला क्या होता है वो भी जान लीजिएगा। इसके लिए होता है WE = लैम्डा B max स्क्वायर F² T² V। ये आप सभी लोग पढ़े होंगे अगर पढ़े होंगे तो। और WE हमारा क्या है, WE हमारा क्या है, एडी करंट लॉस। WE इज प्रोपोर्शनल टू क्या होगा भाई, तो WE इज प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, T²। पत्ती की मोटाई कम होने पर हमारा भंवर धारा क्या होगा, कम होगा। अगर ये कोर इतना मोटा है तो इसकी मोटाई T है, T मोटा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा भाई, जाहिर सी बात है उस कंडीशन में आपका भंवर धारा हानि का मान बहुत ज्यादा होगा। अगर हम यही आपका सिलिकॉन को बहुत पतली पतली पत्तियों के रूप में काट दें तो इसके पत्ती की मोटाई बहुत कम हो जाएगी। और पत्ती की मोटाई जब बहुत कम हो जाएगी तो उस समय एडी करंट लॉस जो है वो भी बहुत कम हो जाएगा। हाँ फ्रेंड्स, अब एक चीज और ध्यान दीजिएगा, मैं आपका वीडियो 20 मिनट से ज्यादा का नहीं बनाता। उसकी वजह है कि अगर मैं 20 मिनट का लेक्चर दे रहा हूं तो वो आप जब पढ़ेंगे तो ये आपके लिए 40 मिनट से 45 मिनट का हो जाएगा। 30 मिनट का मैं लेक्चर दूंगा, अगर लिखवा रहा हूं तो वो आपका 1 से 1.5 घंटे का हो जाएगा।
इसलिए मैं आपको ज्यादा बोर नहीं करना चाहता, इसलिए मैं 20 से 25 मिनट का ही वीडियो आपके लिए लेकर के आता हूं। तो आज के लिए इतना ही, जहां हम लोग रुके हैं उसके आगे नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे।